जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं मई जून 22 वेरिएंट 42। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अप टू दैट पॉइंट। ठीक है, डेफिनेशन आपको आती है। स्टार्टिंग फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल to the point mass, show that the gravitational potential energy is at a distance r from another point mass is given by this gravitational potential energy का फॉर्मूला डेराइव करना है आपने। अच्छा, तो हमें पता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। ये होता है वर्क डन पर यूनिट मास, वर्क डन पर यूनिट मास, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को ईपी कहा हुआ है ना, ईपी पर यूनिट मास। तो ईपी किसके इक्वल हो जाएगा? पोटेंशियल इनटू मास। अब पोटेंशियल किसके इक्वल होता है? इट इज माइनस जी एम ओवर आर। पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस जी एम ओवर आर। तो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें बेटा। ईपी इज इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर आर, प्रूव्ड। ठीक है। आगे कहता है figure 1.1 shows a path. Figure 1.1 shows a path of the comet of mass this much as it passes around the star of mass this much. एक स्टार के पास से गुजरा है जिसका मास इतना है। फिगर at x the comet has speed कितनी है जी? इतने डिस्टेंस पर है 8.44 into 10 power 11 from the center of the star and moving at the speed of this much. उसकी स्पीड गिवन है। At y पे भी डाटा गिवन है इसका। y करीब से गुजरा है, ठीक है, और उसका डिस्टेंस गिवन है आपको। कहता क्या है? बोथ कॉमेट एंड स्टार कैन बी कंसिडर्ड एज पॉइंट मैसेज। इनको पॉइंट मैस अज्यूम कर सकते हैं। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन जीपीई फ्रॉम दिस। चेंज इन जीपी निकालना है, चेंज इन जीपीई। ठीक है, बड़ी में से छोटी को माइनस कर दें, बड़ी माइनस उसको छोटी से बड़ी को माइनस कर दें, मैटर नहीं करता। चलें, फाइनल जीपी माइनस इनिशियल जीपी, फाइनल जीपी। तो जी एन एम और डिस्टेंस, ये फाइनल वाई पे है ना, वाई डिस्टेंस फ्रॉम वाई, माइनस माइनस जी एन एम डिस्टेंस फ्रॉम एक्स, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो उसको पहले लिख लेते हैं। ये और ये प्लस हो जाएगा, मैं इसको पहले ही लिख रहा हूँ। तो चेंज इन जी पी ई इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जी एम एम आर एक्स माइनस जी एम एम आर वाई। आप चाहें तो यहाँ से जी एम एम कॉमन ले लें, जी एम एम कॉमन ले लें, तो क्या रह गया? 1 ओवर आर एक्स माइनस 1 ओवर आर वाई। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें बेटा, सारी वैल्यूज आपके पास होंगी। देख लेते हैं। जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11, 10 है ये 10। अच्छा, मैस कैपिटल एम किसके इक्वल है? गिवन है आपको, कैपिटल एम। हाँ जी गिवन है, 2.2 इंटू 10 पावर, सॉरी 1.99 इंटू 10 पावर 30, 1.99 इंटू 10 पावर 30। कमेंट का मैथ्स भी गिवन है। ये 1.99 इंटू 10 पावर 30, कमेंट का मैथ्स भी गिवन था। ठीक है, और वो डिस्टेंसेस भी गिवन है बेटा, 1 ओवर आर एक्स भी गिवन है और 1 ओवर आर वाई भी गिवन है। ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपके पास चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। इसमें कोई मसला नहीं है, सिर्फ वैल्यूज डाल दी है। पीछे गिवन है डिस्टेंसेज आपको, ठीक है, डिस्टेंसेज गिवन है, आप इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करें। कमेंट का मैथ्स कितना है? 2.2 इंटू 10 पावर 14 में लिख देता हूँ। कमेंट का मैथ्स था 2.2, किधर लिखना था मैथ्स? 2.2 इंटू 10 पावर 14, 1 ओवर आर एक्स माइनस 1 ओवर आर वाई, 1 ओवर कितना डिस्टेंस है इसका? आर एक्स कितना है? 6.38 इंटू 10 पावर 10 मीटर्स, 6.38 इंटू 10 पावर 10 मीटर्स, 6.38 इंटू 10 पावर 10 माइनस 1 ओवर आर वाई कितना है? आर वाई
8.44 इंटू 10 पावर 11, 8.44 इंटू 10 पावर 11। बेटा कैलकुलेटर सब कुछ करना है, वैल्यूज डालेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 4.23 इंटू 10 पावर 23। हमारा आंसर आ रहा है 4.23 इंटू 10 पावर 23। साइन को इग्नोर करते हैं, चेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा आगे कहते हैं, हाँ जी, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? आप करीब आ रहे हैं ना, करीब आ रहे हैं, एक्स से वाई पे करीब आ रहे हैं, तो जीपी क्या हो रही है बेटा? डिक्रीज हो रही है। या वैसे भी आपका आंसर यहाँ पे नेगेटिव आएगा, आपका आंसर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वी आर कमिंग क्लोजर, तो जीपी इज डिक्रीजिंग। अट्रैक्टिव फोर्स है क्योंकि जीपी डिक्रीज हो रही है। अच्छा आगे कहते हैं, यूज द आंसर टू डिटरमिन द स्पीड। स्पीड निकालनी है वाई पे, स्पीड निकालनी है। तो हमें पता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन जीपी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम, बड़ी वैल्यू कौन सी है? वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो आंसर आया है 4.23 इंटू 10 पावर 23 जॉल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यूज डाल दें, हाफ और कॉमेट का मास कितना था? एम कॉमन भी लेने, कॉमन ले लेते हैं, 2.2 इंटू 10 पावर 14 और ब्रैकेट के अंदर वी स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर हमने निकालना है। माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 341 किलोमीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगी, इज इक्वल टू 4.23 इंटू 10 पावर 23। सॉल्व करेंगे तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा, किलोमीटर पर सेकंड में आंसर आएगा। हमने यूज भी किलोमीटर पर सेकंड ही किया ना जी, 34 किलोमीटर पर सेकंड। तो मैंने इसको मीटर में चेंज कर लिया और आंसर पहले मीटर पर सेकंड में आएगा, फिर इसको किलोमीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। हमारा आंसर आ रहा है 7080 मीटर पर सेकंड। तो क्या बन जाएगा? 70.8, 1000 पे डिवाइड कर लें, 70.8 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। एनर्जी कन्वर्जन लग गया, सिंपल को मसला नहीं था। आगे कहता है, अ सेकेंड कमेट पास एक्स विद द सेम स्पीड एज इन बी एंड ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। द कमेट इज ग्रेजुअली लूजिंग मास, उसका मास कम होता जा रहा है। द मास ऑफ दिस कमेट एज इट पासिस इज सेम एज द मास, एक्स पे उसका मास सेम था। Suggest with the reason how the path of the second comet compares with the path of first। तो बेटा इनके पाथ कैसे कंपेयर करेंगे? तो जब हम कैलकुलेशंस करते हैं ना, तो आपको पता है दोनों तरफ मैसेज कैंसिल हो जाते हैं, यू नो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में मैस आता है, चेंज इन जीपी में भी मैस आता है। तो यहाँ पे अगर होता है ना हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होता है जी एम ओवर आर, तो मैस कैंसिल हो जाता है बेटा, तो मैस का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो फिर क्या होगा? The path is unchanged. The mass has no effect. The path is unchanged. Next question. State Coulomb's law. क्या आता है Coulomb's law? The electric force between two point masses is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of separation between them. Positronium is a system in which electron and positron orbit with the same period around a common center of mass. ठीक है जी, ये घूम रहे हैं। रेडियस आर ऑफ द ऑर्बिट ऑफ दिस आपको ये गिवन है। एक्सप्लेन हाउ द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन कॉजेज द पाथ ऑफ मूविंग पार्टिकल टू बी सर्कुलर। तो बोलेंगे कि इनकी स्पीड कांस्टेंट है और फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। स्पीड इज कांस्टेंट, तभी सर्कुलर पाथ बनता है, याद कर लो। एंड फोर्स इज रेडियल। रेडियल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑल द टाइम्स। फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑल द टाइम्स। उससे क्या होगा बेटा? उससे उसका पाथ क्या बन जाएगा? सेंट्रीपिटल बन जाएगी ना, उसका पाथ बन जाएगा सर्कुलर बन जाएगा। अच्छा बेटा, सो एक मिनट रुक जाए जरा। अच्छा नेक्स्ट, शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन इज दिस मच।
इलेक्ट्रिक फोर्स निकालनी है बेटा। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, फिर के आपको पता है किसके इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹, और Q1 भी E के इक्वल है, Q2 भी E के इक्वल है, तो E स्क्वायर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो वैल्यूज डाल दें। इसको लिख सकते हैं के ई स्क्वायर ओवर आर। तो बेटा सब वैल्यूज हैं आपके पास, के ई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। के की वैल्यू भी है, ई की वैल्यू, ई एलिमेंट्री चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम्स होती है ना, और आर पिछले क्वेश्चन में गिवन है। सब वैल्यू यूज करेंगे तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ रहा है 2.28 × 10⁻9, फोर्स आ रही है 2.28 × 10⁻9। बेटा सॉल्व करेंगे, ये आंसर है। अच्छा बेटा नेक्स्ट, यूज योर आंसर टू डिटरमिन द पीरियड ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ टू पार्टिकल्स। अब इनका आपने टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। तो आपको पता है ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सेंट्रीपिटल बन गई है, ये जो आप इनके इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स किसके इक्वल है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स जिसमें टाइम पीरियड आता है वो होता है mr ओमेगा स्क्वायर, mr ओमेगा स्क्वायर। mr ओमेगा क्या होता है 2 π/t होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फोर्स का आंसर हमने ऊपर निकाला था 2.28 × 10⁻9, 2.28 × 10⁻9 इलेक्ट्रिक फोर्स का आंसर निकाला है। मैथ्स आपके पास है, डाटा शीट में पता है, मैथ्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम्स। बेटा आर भी है, बिल्कुल है, और टी निकालना है आपने। सॉल्व करेंगे तो बेटा टी का आंसर आ रहा है 1.58 × 10⁻15, 1.58 × 10⁻15 सेकेंड्स, ठीक है। पॉजिट्रॉन is a highly unstable. After a very short period of time it becomes gamma radiation. Describe how the gamma radiation is formed when two particles in positronium is formed from two particles in positronium. तो हम लोगों ने positron and electron they combine and annihilate. Positron and electron combine, they annihilate. The mass converts into energy. Mass converts into energy. As momentum is conserved, the two equal energy photons are produced which travel in opposite directions. ठीक है। आगे कहते हैं स्टेट मेडिकल, इसका मेडिकल एप्लीकेशन बताएं तो PET, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट क्या कहते हैं जी, डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज लिक्विड इनटू गैस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। लेटेंट वेपोराइजेशन है ना, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, स्पेसिफिक लेटेंट यूनिट मास, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to convert unit mass of liquid into gas at a constant temperature, at a constant temperature. आगे कहते हैं specific latent heat of vaporization of the water molecule at atmospheric pressure is this much. Atmospheric pressure this much भी इतनी है, specific latent heat उसकी इतनी है जी, latent heat specific latent heat कितनी है जनाब 2.3 × 10⁻6 joules per kg. ओके, अब mass of 0.3 mass गिवन है आपको 0.37 kilograms in a liquid at 100 degree Celsius, T100 है, is provided with the thermal energy needed to vaporize all the water at atmospheric pressure. Calculate the thermal energy supplied. Thermal energy supply निकालनी है, Q is equal to ml. M कितना है 0.37 और लेटेंट हीट कितनी है 2.3 × 10⁻6, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.5 × 10⁻5 आ गया। अच्छा आगे कहते हैं द mass of 1 mole of water is 18 gram. Assume that water vapors can be considered to behave an ideal gas. Show that the volume of water vapor is this much. Volume of water vapor is this much. अच्छा, हमें शो करना है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर इज दिस मच. ओके,
क्या क्या गिवन है आपको, 1 मोल है और 1 मोल का आपको पता है कि मैस इतना गिवन है। ठीक, तो डेटा लिख रहे हैं फिर आपको समझ में आएगा। n इज इक्वल टू क्या है बेटा, 1 मोल में 18 ग्राम्स होते हैं ना। अच्छा, ऊपर मैस कुछ और गिवन है और आपको क्या गिवन है, वॉल्यूम निकालना है। ऊपर डेटा कुछ गिवन है ना आपको, जी बेटा मैस गिवन है आपको 0.37 किलोग्राम्स। मैस कितना है, 0.37 किलोग्राम्स। तो इसके मोल्स निकालने हैं, मोल्स। तो 18 ग्राम में 1 मोल होता है ना, तो 0.37 किलोग्राम का मतलब है 370 ग्राम्स। 370 ग्राम में कितने मोल्स होंगे, x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 370/18, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। 370/18 नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे आपके पास, n की वैल्यू आ जाएगी 370/18, 370 डिवाइडेड बाई 18 नंबर ऑफ मोल्स आ गए बेटा। 370 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू 20.56 20.6 कर लें मोल्स। अच्छा, आप प्रेशर पता है आपको, बिल्कुल पता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, तो हमारा फॉर्मूला कि हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है ना। PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT। तो प्रेशर कितना है जनाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 × 10⁵ 1 × 10⁵ वॉल्यूम निकालना है। मोल कितने हैं, 20.6 और R कितने हैं, 8.31 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है ना, केल्विन में लेंगे 373 केल्विन। तो बेटा सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 0.64 मीटर क्यूब, 0.64 मीटर क्यूब। आगे कहते हैं, assuming that initial volume of the liquid vapor is negligible as compared to volume of water vapor. Okay, determine the magnitude of work done by the water in expanding against atmosphere. Work done निकालना है जी। वर्क डन होता है प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। तो पहले वॉल्यूम निग्लिजिबल था, अब जितना वॉल्यूम है वही लेंगे आप लोग। तो प्रेशर कितना था, 1 × 10⁵, और वॉल्यूम कितना है बेटा, अभी जितना है ना वही चेंज है ना, पहले तो शुरू में निग्लिजिबल वॉल्यूम था। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6.4 × 10⁴ जूल्स। आगे कहते हैं, use your answer in B1 and B2 to determine the increase in internal energy of the when it evaporates at 100 degree Celsius. Increase in internal energy. तो increase in internal energy किसके इक्वल होती है, heat supplied to the system plus work done on the system, plus work done on the system. अच्छा, अब heat supplied to the system कितनी है, heat supplied मुझे आपने पीछे निकाली थी, heat supplied to the system कितनी है जनाब, heat supplied to the system हमने पीछे निकाली थी 8.5 × 10⁵, 8.5 × 10⁵, 8.5 × 10⁵ प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो एक्सपेंड हो रहा है तो ये नेगेटिव होगा। कितना था वर्क डन ऑन द सिस्टम, 6.5 × 10⁴, 65 कितना आया था, पीछे किया था सॉल्व, 6.4 × 10⁴, 6 नेगेटिव भी आएगा, 6.4 × 10⁴। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, 8.5 × 10⁵ माइनस, इसको ऐसे लिख लो 0.64 × 10⁵, है ना, फिर माइनस करना आसान हो जाएगा। तो फिर जब सॉल्व करते हैं इसको तो आंसर आ रहा है 7.9 × 10⁵, 7.9 × 10⁵ जूल्स आ रहा है। Use first law of thermodynamics to suggest with the reason how the specific latent heat of vaporization of water at a pressure greater than compare with। तो बेटा ग्रेटर प्रेशर पे क्या होगा, आपको ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा ना। वर्क डन क्या होता है, P ∆V। तो अगर आपको ये प्रेशर ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, तो फिर क्या होगा, ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा तो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन क्या होगी, मोर होगी, इट विल बी ग्रेटर सर एज मोर वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट एटमॉस्फेयर। क्योंकि बेटा जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा।
specific latent heat of vaporization, it will increase. It will increase as more work has to be done. More work should be done by the system. ये होता है ना, Q is equal to delta U plus work done by the system. तो आपको ये ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए ज़्यादा हीट एनर्जी चाहिए होगी. तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन विल इंक्रीज. अच्छा बेटा, नेक्स्ट स्टेट व्हाट इज मेंट बाय रेजिस्टेंस, सॉरी रेजोनेंस. रेजोनेंस क्या होता है? व्हेन फोर्स फ्रीक्वेंसी मैचेस विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बिकम मैक्सिमम, द सिस्टम गेन एनर्जी. ठीक है, व्हेन ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी becomes equal to the natural frequency of the system, the amplitude of oscillation increases. Figure 4.1 shows the heavy pendulum and a light pendulum, the both suspended from the same piece of string. The string is secured to each other on the fixed points. ये A and B fixed points हैं. इससे दो pendulum box hang हुए हैं, एक heavy और एक lighter. Both pendulum have same natural frequency, क्योंकि इनकी length same है तो frequency same होगी. The heavy pendulum is set into oscillation perpendicular to the plane of diagram. As it oscillates, it causes the light pendulum to oscillate. ठीक है जी, दोनों का ग्राफ गिवन है, हैवी पेंडुलम का भी, लाइट पेंडुलम का भी. क्या पूछ रहा है? सिनुसॉइडल इक्वेशन बनेगी. द वेरिएशन विद टाइम t ऑफ द डिस्प्लेसमेंट x इज गिवन बाय. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होती है हमें पता है, ये पढ़ी थी, x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी होती है. तब आपको समझ में आ गया, x नॉट 0.25 है और ओमेगा 0.5 पाई के इक्वल है. कैलकुलेट द टाइम पीरियड, तो ओमेगा किसके इक्वल आ गया बेटा, इक्वेशन को कंपेयर करके 5 पाई के इक्वल आ गया. और ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू 5 पाई. 5 पाई से कैंसिल हो गया, तो t किसके इक्वल हो जाएगा, 5t इज इक्वल टू 2, तो t इज इक्वल टू 0.4 सेकेंड्स. टाइम आ जाएगा बेटा 0.4 सेकेंड्स. चेक कर लें मार्किंग स्क्रीन जीरो टू. टाइम आ जाएगा 0.40 सेकेंड्स. द नेक्स्ट ऑन फिगर 4.2, लेबल बोथ द एक्सेस विद करेक्ट स्केल. यूज द स्पेस फॉर एनी एडिशनल वर्किंग. करेक्ट स्केल where x is the लाइट पेंडुलम की एम्पलीट्यूड है, ये लाइट पेंडुलम का एम्पलीट्यूड है 0.25. लाइट पेंडुलम की इक्वेशन है ना, उसका एम्पलीट्यूड 0.25 है. ये बेटा 0.25 है, ठीक है. तो ये भी नीचे क्या होगा, ये 0 होगा, और इस तरह नीचे क्या हो जाएगा, -0.25. अब इसका डबल कितना हो जाएगा, 0.5, हो जाएगा 0.75 एंड सो ऑन. नीचे भी लिख देंगे -0.5. अच्छा, अब टाइम पीरियड, एक ऑसिलेशन का टाइम, एक कंप्लीट साइकिल यहाँ तक है ना, ये 0.4 सेकेंड्स है. ये कितना है, 0.4 सेकेंड्स. यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.8 सेकेंड्स, और दरम्यान में कितना हो जाएगा, 0.2 सेकेंड्स. ठीक है, तो इस तरीके से बता देंगे, आप लिख देंगे, लेबल कर देंगे. टाइम एक्सेस है, टाइम इज इन सेकेंड्स. अच्छा, आगे कहते हैं डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ फेज डिफरेंस. फेज डिफरेंस बताना है, दोनों वेव्स का फेज डिफरेंस बताना है, दोनों वेव्स का फेज डिफरेंस बताना है. देखो, पहली चीज़ें मिटा रहा हूँ मैं. व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वेव्स? देखिए, इसका क्रस्ट है और इसकी मीन पोजीशन है. अच्छा, इसका क्रस्ट है तो इसकी मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है तो ये पीक पोजीशन है. मीन और पीक में कितना फेज डिफरेंस होता है, 90 डिग्री का होता है, या π/2 रेडियन का होता है. या वैसे भी चेक कर सकते हैं इन दोनों में कितना डिफरेंस है बेटा. देखो, नियरेस्ट चीज़ों को कंपेयर कर लो, इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो. टाइम की वैल्यूज लिखी हुई हैं, यू नो, आपने लिखी थी. ये है 0.1, ये 0.2, ये 0.3, ये 0.4. तो इन दोनों में कितना गैप है, ये 0.2 पर है, ये 0.3 पर है. 0.1 सेकेंड का कितना गैप है, 0.1 सेकेंड का. अच्छा, 0.4 सेकेंड का गैप होता तो फेज डिफरेंस कितना होता, 360 डिग्री. पूरा साइकिल का गैप होता तो फेज डिफरेंस कितना होता, 360. अब कितना गैप है, 0.1 सेकेंड का गैप है, तो फेज डिफरेंस कितना होगा, x. तो आंसर आ जाएगा 90 डिग्री.
एक की पीक पोजीशन है, एक की मीन पोजीशन है, तो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। एक क्रस्ट होता है, एक ट्रफ होता है, तो 180 का फेज डिफरेंस होता है। पता है आप लोगों को? अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट वोल्ट। इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू वोल्टेज। Two capacitors C1 and C2 connected in parallel with the power supply. Okay, show that the combined capacitance is equal to this thing. Explain your working. तो आप बोलेंगे जी ये पैरेलल कनेक्टेड है ना, तो इसकी वोल्टेज V1, इसकी वोल्टेज V2, इसकी वोल्टेज V, तो ये वोल्टेज सबकी इक्वल है। V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2। पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। अच्छा, ये इस पे चार्ज आ रहा है Q, इस पे चार्ज स्टोर हो रहा है Q1, इस पे चार्ज स्टोर हो रहा है Q2। तो चार्ज कंजर्व है ना, तो आप लिखेंगे टोटल चार्ज इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अब चार्ज किसके इक्वल होता है? Q इज इक्वल टू CV टोटल इज इक्वल टू CV1 C1V प्लस C2V। अब V सारे सेम है, तो V कॉमन लेके कैंसिल कर दें। ये भी V है, यहाँ भी V है, कॉमन ले लिया, ये V से कैंसिल हो गया, तो ये प्रूव हो गया। C टोटल इज इक्वल टू C1 प्लस C2। पैरेलल में बेटा वोल्टेज सेम होती है, चार्ज डिवाइड होता है। अच्छा, आगे कहता है द टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 22 माइक्रोफेरेड एंड 47 माइक्रोफेरेड एंड अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2.7 मेगा ओम्स आर कनेक्टेड इनटू द सर्किट। ओके, ये सर्किट नजर आ रहा है। द बैटरी हैज EMF 12 वोल्ट। बैटरी हैज EMF कितना है? 12 वोल्ट। बैटरी का EMF 12 वोल्ट है। तो पहले क्या हो जाएगा जनाब, जब आप स्विच को यहाँ पे कनेक्ट करोगे ना, तो कैपेसिटर दोनों चार्ज हो जाएंगे। शो दैट द कंबाइंड कैपेसिटेंस इज 15। तो बेटा सीरीज में है ना, सीरीज में टोटल कैपेसिटेंस क्या होता है? प्रोडक्ट ओवर सम C1 C2 और C1 प्लस C2 या 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर T2। आपको 22 इंटू 47 ओवर 22 प्लस 47। तो इसका आंसर आएगा जनाब, एक मिनट दे दें मुझे, 15 माइक्रोफेरेड। इसका आंसर आ रहा है 15 माइक्रोफेरेड। आगे कहते हैं द टू वे स्विच इज कनेक्टेड टू पोजिशन X so that the capacitors are fully charged. Use the information to calculate the total energy stored in the two capacitors. Total energy stored, तो total energy stored निकालनी है। एनर्जी स्टोर का फार्मूला होता है हाफ CV भी होता है, हाँ, तो C टोटल और V टोटल यूज करेंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। हाफ C कितना है बेटा? 15 माइक्रो फेरेड है ना, और V कितना है? 12 था मेरे ख्याल से, 12 स्क्वायर। तो आपका आंसर आ जाएगा माइक्रो जॉल्स में। हमें जॉल्स में चाहिए तो 10⁻⁶ लिख देंगे। तो आंसर आ रहा है 1.1 इंटू 10⁻³ माइक्रो जॉल्स। जॉल में कन्वर्ट किया तो आ गया 1.1 इंटू 10⁻⁻3 जॉल्स। अच्छा, आगे कहते हैं द टू वे स्विच इज नाउ मूव टू Y। अब कैपेसिटर डिस्चार्ज होंगे। डिटरमिन द टाइम फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस बिकम 6 वोल्ट। कितने टाइम में इस कैपेसिटर बिकम 6 वोल्ट? डिटरमिन द टाइम टेकन फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 22 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर टू बिकम 6 वोल्ट। कितने टाइम में इसकी वोल्टेज 6 आ जाएगी? हमें टाइम निकालना है। अच्छा, पहले कितनी वोल्टेज थी इसके अक्रॉस, 22 वाले के अक्रॉस? ओके, जब इसको डिस्चार्ज करेंगे, यूँ डिस्चार्ज करेंगे, तो कितने टाइम बाद इधर वोल्टेज कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। फाइनल वोल्टेज 6 हो जाएगी, फाइनल वोल्टेज। पहले इनिशियल वोल्टेज निकालें ना। इनिशियल वोल्टेज कितनी थी इसकी? तो बेटा इनिशियल वोल्टेज कैसे निकालेंगे? Q इज इक्वल टू CV होता है ना। ओके, तो इस पे चार्ज कितना स्टोर है? Q टोटल के इक्वल है। चार्ज सब पे इक्वल स्टोर हुआ है, चार्ज इक्वल है, तो पहले टोटल चार्ज निकाले ना। टोटल चार्ज कितना था? C टोटल इंटू V टोटल। C टोटल था 15, V टोटल था 12, तो आ गया 180 माइक्रो कूलम चार्ज। अब इसकी इनिशियल वोल्टेज निकालनी है। इनिशियल वोल्टेज कितनी थी? Q इज इक्वल टू CV। अब इस पे लग जाएगा। Q कितना है? 180 माइक्रो कूलम। C कितना है? 22 माइक्रोफेरेड।
और वोल्टेज वी नॉट आ जाएगी ना इसके पास, वी नॉट चार्ज इतना था, तो ये माइक्रो से कट जाएगा, तो डेटा कितना हो जाएगा, वी नॉट किसके इक्वल हो जाएगा 180 और 22 है, ये 22 लिखा हुआ 180/22। तो पहले कितनी वोल्टेज थी इसकी 180/22, पहले वोल्टेज थी 8.2 वोल्ट, 8.2 वोल्ट पहले जो उसकी वोल्टेज थी ना वी नॉट वो थी 8.2 वोल्ट। ओके, इनिशियल वोल्टेज कितनी थी 8.2 वोल्ट, फाइनल वोल्टेज कितनी चाहिए 6, कितने टाइम में हो रही है ये पता नहीं, और हमारा फार्मूला क्या होता है V इज इक्वल टू वी नॉट ई पावर माइनस T/CR, है ना, ये फार्मूला होता है ना आपका T/CR, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। अच्छा बेटा मसला ये है कि V तो हमें बस आ गया है, ठीक है ना, V कितना आ गया है, ये 6 आ गया है, ये 6 आ गया है, और ये कितना था 8.2 था, e पावर माइनस टी निकालना है, C और ये जो R है ना, C टोटल कैपेसिटेंस यूज़ करते हैं, और अब टोटल कैपेसिटेंस कितना है 15 माइक्रोफेरेड, तो इस तरह तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो हम पता क्या करते हैं, हम टोटल टाइम निकाल लेते हैं ना। देखो मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट अभी समझाता हूँ। इसकी वोल्टेज कितनी है, इसकी 6 वोल्ट हो रही है ना, तो इसके क्रॉस कितनी हो जाएगी, जब यहाँ पे 6 मिलेगी तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी हो जाएगी, आप इसकी वोल्टेज निकालें ना, इसकी इनिशियल वोल्टेज निकालें, जब इसको 6 मिलेगी तो यहाँ भी 6 आ जाएगी, पता है आपको वोल्टेज नहीं जी बेटा, इधर जो हम यूज़ करेंगे ना, इधर इस जगह पे जो यूज़ करेंगे कैपेसिटेंस, कहाँ गया, ये जो कैपेसिटेंस यूज़ करेंगे ई के फार्मूला में, ये जो पावर यूज़ करते हैं ना, हमेशा याद रखिएगा बेटा, टोटल कैपेसिटेंस और टोटल रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे। तो टोटल कैपेसिटेंस कितना था 15 माइक्रोफेरेड, 15 इंटू 10⁻⁻6, और टोटल रेजिस्टेंस कितनी थी 2.7 इंटू 10⁻6। तो बेटा ये टोटल यूज़ करेंगे। आप ये नहीं कहना कि सर ये इसके खाली इसकी बात कर रहे हैं तो इसको क्यों नहीं कंसिडर किया, यू नो ई की जो पावर होती है ना T/CR, जो ई की पावर होती है बेटा, ये पावर कांस्टेंट होती है ना, चाहे आप एक रेजिस्टर का डिस्चार्जिंग टाइम निकालें, जितनी देर में ये 8.2 से 6 पर होगा उसकी भी वोल्टेज उतने ही टाइम में होगी जाएगी ना, डिक्रीज हो जाएगी। तो टाइम दोनों के लिए सेम है, तो टाइम दोनों के लिए सेम है, तो इसके लिए आपको, और टोटल सर्किट के लिए भी सेम है, तो हम हमेशा टोटल कैपेसिटेंस एंड टोटल रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे। मैं आपको इसको दोबारा एक करके बताता हूँ, हम इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे टोटल कैपेसिटेंस और टोटल रेजिस्टेंस यूज़ करनी है बच्चे। एक मिनट, लेट मी क्लियर इट, दोबारा बताता हूँ। देखो वी हैव कैलकुलेटेड इसका टोटल कैपेसिटेंस, इसका टोटल कैपेसिटेंस है 15 माइक्रोफेरेड। अच्छा, इसकी इनिशियल वोल्टेज कितनी थी 8.2 वोल्ट, इनिशियल वोल्टेज 8.2 थी, हमने निकाल ली, और आप वो कह रहे हैं कि कितने टाइम में इसकी वोल्टेज हो जाएगी 6। अच्छा, जब यहाँ पे 8.2 थी तो यहाँ पे कितनी थी पता है आपको, 12 में से 8.2 माइनस कर दें, 12 में से 8.2 माइनस कर दें तो यहाँ पे थी 3.8 वोल्ट, है ना, यहाँ पे 3.8 वोल्ट थी। अब इसी रेशो को यूज़ करें, 8.2 थी तो इसको मिल रही थी इससे, यहाँ पे 8.2 थी तो इधर थी 3.8, ठीक है। अब यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे क्या होगी, आप ऐसे करें, दोनों में टोटल वोल्टेज निकाल लेते हैं। ठीक है, 8.2 वोल्टेज कैपेसिटर 1 पे थी, इसको कैपेसिटर 1 कह लो, तो कैपेसिटर 2 पे कितनी वोल्टेज थी 3.8, उसी रेशियो में चेंज होगी ना। अब अगर यहाँ पे 6 हो गई है, यहाँ पे कितनी होगी x, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x इज इक्वल टू 8.2, मैं टोटल वाले तरीके से करा देता हूँ आपको ताकि मुश्किल ना हो जाए। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, नहीं, x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 3.8 डिवाइड बाई 8.2 को सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 3.8 डिवाइडेड बाई 8.2, इट गिव्स 2.9, ऑलमोस्ट 2.9 वोल्ट। इसको मिल रही है 2.9 वोल्ट। अब सुनो प्लीज, इसको मिल रही है 2.9 वोल्ट, 2.9 वोल्ट। अब तो टोटल वोल्टेज कितनी होगी, टोटल वोल्टेज कितनी होगी, ये 6 इसको मिल रही है, 2.9 इसको मिल रही है, तो 8.9 वोल्ट टोटल वोल्टेज जो डिस्चार्ज होके हो जाएगी दोनों कैपेसिटर्स की, जो टोटल वोल्टेज हो जाएगी, ये जो रेजिस्टर के क्रॉस आएगी वो टोटल वोल्टेज कितनी आ जाएगी, 6 इसको मिल रही है, 2.9 इसको मिल रही है। बेटा शुरू में इसको मिल रही थी 8.2,
तो 12 में से 8.2 क्या इसको मिली थी 3.8। अब उसी रेशियो पे हमने चेक कर लिया, जब यहाँ 8.2 है तो लेफ्ट राइट साइड पे 3.8 है, जब यहाँ 6 है तो कितनी होगी 2.9, और टोटल वोल्टेज कितनी आ जाएगी 8.9, टोटल वोल्टेज कितनी आ जाएगी 8.9 वोल्ट आ जाएगी, टोटल वोल्टेज इज 8.9। अब आप फार्मूला लगा लें वाला, यू नो कि V इज इक्वल टू V नॉट ई पावर माइनस टी ओवर सी आर। मैं टोटल के लिए लगा रहा हूं, टोटल वोल्टेज कितनी हो जाएगी 8.9, इनिशियल कितनी थी 12, ई पावर माइनस टी निकालना है आपने, सी कितना है, क्योंकि मैं टोटल वोल्टेज यूज कर रहा हूं, इनिशियल भी और फाइनल भी टोटल यूज कर रहा हूं, तो कैपेसिटेंस अब तो टोटल यूज कर लेंगे ना, 15 माइक्रोफेरेड इंटू 10 पावर माइनस 6, और आर कितना है बेटा 2.7 इंटू 10 पावर 6। बेटा अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी, मैं एक मिनट सॉल्व करता हूं, जी आ रही है 13 सेकेंड ऑलमोस्ट, ये कितनी आ रही है 13 सेकेंड। तो बेटा टी की वैल्यू आ रही है, कहाँ लिखना है इधर, अभी तो माउस की जरिए 13 सेकेंड्स आ रही है। तो 13 सेकेंड में टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगी 12 से 8.9, जब ये टोटल वोल्टेज 12 से 8.9 होगी ना, तो यहाँ पे 8.2 से 6 हो जाएगी, यहाँ पे 8.2 से 6 हो जाएगी। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे आप डायरेक्टली भी समझ लें इसको, अगर आपको नहीं आता तो इसको डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते थे बेटा, सिंपल आप यूं कर सकते थे। देखो आप खाली इसका डिस्चार्ज टाइम निकालना है, कहां से कहां तक, इनिशियल वोल्टेज कितनी 8.2 से 6 वोल्ट होने का टाइम निकालना है। तो आप फार्मूला वो यूज करेंगे, V इज इक्वल टू V नॉट ई पावर माइनस टी ओवर सी आर। हाँ, तो V यहाँ पे क्या ले लेंगे 6, इनिशियल वोल्टेज कितनी ले लेंगे 8.2, और ये टोटल ही लेंगे बेटा, क्योंकि टोटल का टाइम और इसका टाइम सेम होगा, टोटल कैपेसिटेंस लेंगे 15 इंटू 10 पावर माइनस 6, और ये लेंगे 2.7 इंटू 10 पावर प्लस 6, आंसर सेम आएगा। तो आपने खाली एक कैपेसिटर का लेना हो या दूसरे कैपेसिटर का लेना हो या टोटल लेना हो, ये जो ई की पावर यूज करेंगे इस पे टोटल कैपेसिटेंस और टोटल रेजिस्टेंस यूज करेंगे, इसको याद कर लें। तो टी का आंसर आ जाएगा 13 सेकेंड्स। ठीक है जी, हमने कर लिया, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पार्ट में करते हैं।